हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, किसी मेमोरी सेल का नाम होता है जो प्रोग्रामिंग के दौरान कोई वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे घरों में कुछ कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर का क्या काम होता है? किसी पर्टिकुलर चीज को अपने अंदर स्टोर करना या अपने अंदर सुरक्षित रखना। जैसे बाल्टी है तो बाल्टी में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? बाल्टी के अंदर पानी रखा जाता है। ऐसे अलमारी है घर पे तो उसमें हम लोग क्या रखते हैं? चीजों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक ऐसे हमारी कंप्यूटर मेमोरी में कुछ ऐसे मेमोरी सेल होते हैं जो प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू को स्टोर करते हैं। उन्हीं मेमोरी सेल्स को वेरिएबल कहा जाता है। A variable definition tells the compiler where and how much storage to create for the variable। अब जैसे होता क्या है, कोई कंटेनर है। अब कंटेनर क्या होंगे? अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक ऐसे वेरिएबल भी क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के थ्रू कंपाइलर को पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहां पर और कितनी जगह का मेमोरी सेल क्रिएट करना है। तो जो मेमोरी सेल क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान। तो इसलिए किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना अपने प्रोग्राम में जरूरी होता है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए, डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम। अब डेटा टाइप यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? इंट है, कैर है, फ्लोट है या डबल है। तो ये सारे डेटा टाइप का यूज हम लोग करेंगे। और वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है, यानी कि मेमोरी सेल का नाम है। तो इसलिए ये जो वेरिएबल के नाम लिखे जा रहे हैं तो उसको लिखते टाइम कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफायर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किन किन रूल रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। तो फिलहाल हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं n डिक्लेयर कर रहा हूं। तो इसलिए मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में एक मेमोरी सेल बनेगा। उस मेमोरी सेल का नाम क्या होगा? n होगा। अब इसका साइज कितना होगा? इसका साइज होगा 2 बाइट। तो फिलहाल जो इंट है तो इंट के थ्रू पता चलता है कि हमारे मेमोरी सेल यानी कि वेरिएबल का साइज क्या होगा। तो जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट की स्पेस को कवर करता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ch नाम से एक मेमोरी सेल बनेगा और ch का साइज, अब इसका नाम क्या होगा? इस मेमोरी सेल यानी कि वेरिएबल का नाम होगा ch और ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस कवर करता है। तो कैर जो होता है 1 बाइट स्पेस कवर करता है, इंट 2 बाइट स्पेस कवर करता है और फ्लोट 4 बाइट स्पेस कवर करता है, डबल 8 बाइट स्पेस कवर करता है। तो जितने प्रीवियस वर्जन हमारे सी लैंग्वेज के थे मैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं उनमें इंट हमारा 4 बाइट स्पेस कवर करता है। तो जावा में भी इंट 4 बाइट स्पेस कवर करता है और जो लेटेस्ट वर्जन हैं सी लैंग्वेज के उसमें भी इंट 4 बाइट कवर करता है। तो फिलहाल यहां पर एक ch नाम से मेमोरी सेल बनेगा जिसका साइज होगा 1 बाइट। इक्वल कितना हो गया? 8 बिट्स, क्योंकि एक बाइट में होता है 8 बिट तो इसलिए 8 बिट्स होगा। और ये क्या हो गया? ये 16 बिट्स हो जाएगा, यानी कि जो इंटीजर वेरिएबल n है इसका साइज 16 बिट्स होगा और जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसका साइज 1 बाइट या 8 बिट्स होता है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एक कॉमन लाइन पे हम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ a और b दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों के लिए कॉमन डेटा टाइप यूज किया गया है इंट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? 2 मेमोरी सेल बनेंगे। एक मेमोरी सेल बनेगा a नाम से और एक और मेमोरी सेल बनेगा उसका नाम होगा b और दोनों का साइज क्या होगा? 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट का मेमोरी सेल a होगा और 2 बाइट का मेमोरी सेल b होता है। यहां पर क्या हो रहा है? हम 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब यहां हमने 3 मेमोरी सेल बना देंगे 2 बाइट्स के। तो फर्स्ट मेमोरी सेल का नाम हो जाएगा हमारा x, सेकंड मेमोरी सेल का नाम होगा y
और थर्ड मेमोरी सेल का नाम हो जाएगा z। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉमन लाइन पर भी मेमोरी सेल्स को या वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देने को ही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे सपोज हमने जो वेरिएबल n डिक्लेयर किया उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है 12। तो यहां हमने क्या लिखा, देखिए जैसे मैंने इंट n लिखा तो यहां क्या हो रहा होगा, एक मेमोरी सेल बन गया होगा, एक वेरिएबल बन गया होगा और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा n। तो फिलहाल एक मेमोरी सेल बना और मेमोरी सेल का नाम हो गया n। अब इसके अंदर क्या लिखा हमने, n असाइनमेंट 12, यानी कि जो इक्वल है इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोला जाता है। तो ऑपरेटर मींस है सिंबल। तो असाइनमेंट सिंबल या असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को, जैसे n असाइनमेंट 12 अगर मैंने लिखा तो ये क्या काम करता है, ये इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, n है, तो n के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 12। तो यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ n नाम से एक मेमोरी सेल है, उसके अंदर 12 स्टोर है। अब यहां क्या हो रहा है, एक कॉमन लाइन पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों कॉमन लाइन पे कर रखा है। जैसे अगर आप सिंटेक्स देखेंगे तो यहां पर क्या है, पहले हमने लिखा है डेटा टाइप, देन लिखा है वेरिएबल का नाम और फिर इक्वल लगाने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के बाद वैल्यू को मेंशन कर दिया है। तो उसी का एग्जांपल ये हो गया। तो यहां पर एक कॉमन लाइन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको मल्टीपल लाइंस पे लिखें तो यहां पे क्या किया गया, देखिए पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया इस लाइन पे और इस लाइन पे फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है। तो इसी काम को हम डबल लाइंस में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो सिंगल लाइन का काम है वही यहाँ पे डबल लाइन का काम है। सेम स्टेटमेंट ये है तो वही स्टेटमेंट ये भी काम करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले हमने एक मेमोरी सेल बना दिया, मेमोरी सेल का नाम क्या हो गया, n हो गया। बाद में नेक्स्ट लाइन पे उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया 12। तो यानी कि सेम वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देने को ही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अगर मेरे को कोई कैरेक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज करना तो मैं कैसे करूंगा, कैर टाइप का एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूं जिसका नाम होगा ch। अब कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। तो कैरेक्टर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। और ऐसे अगर मुझे फ्लोट वैल्यू अगर को इनिशियलाइज करना है तो मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल r ले लिया और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 3.14, यानी कि ये क्या होता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है। तो हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये ऑप्शनल हो गया एडवांस वर्जन्स में। तो r इक्वल 3.14 और इसके साथ में अटैच कर देते हैं स्मॉल लेटर f। तो ये क्या हो गया, यानी कि हम लोग फ्लोटिंग टाइप के वैल्यू को सेम ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बॉटम में जो हमने लिखा है जावा में केवल इसी तरीके का यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज में अपर और ये बॉटम दोनों वैलिड हैं, आप किसी भी एक तरीके को यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर मुझे डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगा डबल, मैंने लिखा r, यहां लिख दिया 312.56, मैंने ये स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से डबल टाइप के वेरिएबल को हम लोग ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, फ्लोटिंग टाइप को ऐसे, कैरेक्टर टाइप को ऐसे, इंटीजर टाइप की वैल्यू को इस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि हमारे सी लैंग्वेज में कितने तरीके के वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो सी लैंग्वेज है उसमें दो वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखिए वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक आर लोकल वेरिएबल्स, यानी कि वे वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहा जाता है। They can be used only inside that function where it is declared, यानी कि लोकल वेरिएबल केवल उसी फंक्शंस के अंदर यूज किए जा सकते हैं जिसके अंदर इन्हें डिक्लेयर
किया गया है, यानी कि उस फंक्शंस के बाहर ये यूज नहीं हो सकते हैं। कुछ मैं यूं समझूं, जैसे सपोज एक फंक्शन हमारा ये है, अब इस फंक्शंस के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n, तो अब ये n क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल हो गया। एक और मैंने फंक्शन बना लिया है, मान लीजिए इस तरीके से, तो इस n को केवल मैं इसी ब्लॉक के अंदर, केवल इतने के अंदर यूज कर पाऊंगा, मैं इस नीचे वाले ब्लॉक के अंदर यूज नहीं कर पाता हूं। तो इस तरीके के वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर या जिस फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होते हैं, केवल उसी फंक्शंस के अंदर यूज किए जा सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर उनको यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो किसी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मली कहां पर होता है, मेन फंक्शंस के ऊपर होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस, यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। अब ग्लोबल वेरिएबल्स will hold their value throughout the lifetime of a program. A global variable can be accessed by any function. तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज हो सकता है, किसी भी फंक्शंस के अंदर यूज हो सकता है, उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल, अब जो स्कोप हो गया वो लोकल वेरिएबल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्कोप का मतलब क्या होगा, दायरा, यानी कि पूरे प्रोग्राम में जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसका दायरा ज्यादा होता है, जबकि लोकल वेरिएबल का दायरा क्या होता है, केवल उसी फंक्शंस के अंदर होता है जिसके अंदर उन्हें डिक्लेयर किया गया है। तो अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मैंने यहां पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले, और एक मेन फंक्शन है जो हर सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कंपलसरी होता है। तो यहां पे मेन फंक्शन बनाया है। तो एक वेरिएबल मैंने p डिक्लेयर किया, तो p यहां पे क्या है, लोकल वेरिएबल है, और यहां n क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैंने इनको पहचाना कैसे कि कौन लोकल है कौन ग्लोबल है। देखिए कोई भी वेरिएबल जो मेन के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, मेन फंक्शन से ऊपर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, जैसे मान लीजिए मेन फंक्शन है, तो मेन के अंदर हमने डिक्लेयर किया p को, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। या इसी तरीके का एक मैंने यहां पर वेरिएबल ले लिया a, तो ये a मैंने डिक्लेयर किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखिए वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। तो देखिए यहाँ a डिस्प्ले फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। ऐसे p क्या हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। अब जो लोकल वेरिएबल होता है केवल उसी फंक्शंस के अंदर यूज होता है जिसके अंदर उन्हें डिक्लेयर किया जाता है। अब a जो होगा केवल डिस्प्ले के अंदर यूज होगा, और p भी क्या है, ये भी लोकल है, ये केवल मेन के अंदर यूज होगा। यानी कि a यहां यूज नहीं हो सकता और p इधर यूज नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये केवल अपने फंक्शन में यूज होंगे, अपने फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकते हैं। जबकि ग्लोबल वेरिएबल n क्या है, हम जहां चाहे वहां यूज कर लें। n को मैं इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर लूंगा डिस्प्ले के अंदर, और n को मैं मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर लेता हूं। तो इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।